फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे बजट। तो देखिए बजट बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग, एसएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम की, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमको क्या क्या याद रखना है इसको नोट डाउन करते चल सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों जल्द ही शुरू करेंगे। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, इस तरह से जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग वीडियो पाने के लिए। तो आइए हम देखेंगे भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा बजट जो है ये 2025-26 की बजट फरवरी 2025 में जारी कर दिया गया है। तो आइए इसमें प्रमुख जो है इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, हमें याद क्या रखना है, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है विकास यात्रा में, इसमें जो है सरकार किस किस पर ये वीडियो अंत तक देखिएगा। एक चीज और बता दूं मैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां और खर्च कितना हुआ है, घाटा कितना हुआ है, ये अंतिम में देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा, चाहे तो आप नोट डाउन करते चल सकते हैं। और ये जिस तरह से एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल हो, तो ये सभी के लिए काम आएगा। तो हम उस लेवल में क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे विकास के इंजन जो है कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात है। इसको लेकर के जो है हम देखेंगे आगे इस बजट में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए विकसित भारत की जो आकांक्षा है उसमें विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय की क्षमता बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। तो ये प्रमुख पॉइंट है। आगे हम देखेंगे, चलिए यहाँ से शुरू होता है हमारा, नोट डाउन करते चले। यहाँ देखिए कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। तो देखिए इसमें क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम के तहत 100 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को? 100 जिलों को। तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम में 100 जिलों को शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की इससे संभावना है। तो ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए इसके माध्यम से, केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण। तो देखिए 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा दी जाएगी। और इसमें जो है ये जो किसान, मछुआरे और डेयरी किसान हैं, इनको 5 लाख तक जो है इनके कृषि ऋण में वृद्धि की गई है। कितने की गई है? 5 लाख तक। तो ये आपको याद रखना है, कितना वृद्धि की गई है? 5 लाख तक। चलिए अगला देखेंगे कपास उत्पादकता मिशन। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, मतलब देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन गुणों के संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। देखिए बिहार में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना और एफपीओ का गठन करना, ये याद रखिएगा। तो और कपास उत्पादन में 5 वर्षीय कपास मिशन में मदद मिलेगी। चलिए आगे हम देखेंगे दलहन में आत्मनिर्भरता। तो देखिए दलहन में क्या क्या है, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये पॉइंट नोट डाउन करते चले, क्या है, तूर, उड़द और मसूर, ये 3 चीज याद रखेंगे, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया गया। तो देखिए इसके लिए क्या क्या है स्टेटमेंट पे, ये आ सकता है, अनुकूल बीजों का विकास, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि और कटाई के बाद भंडारण सुधार और प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना। ये पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, ये सिंपल चीजें हैं। डाक व्यवस्था को भी शामिल किया गया है, किसके लिए? तो ये याद रखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में डाक को शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है, किसके लिए? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के लिए। इसके अंतर्गत ये नहीं पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक में भारतीय डाक को शामिल किया गया, तो ये याद रखिएगा। और दलहन में आत्मनिर्भरता पाने के लिए कौन कौन से दलहन को विशेष ध्यान दिया गया है? तो तूर, उड़द और मसूर, ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे चलिए देखते हैं एमएस। देखिए यहाँ पे एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। यहाँ पर देखिए सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, उद्यम पोर्टल, पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड, प्रथम वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। तो देखिए इसमें किया गया है 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा और प्रथम वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। कितने लाख? 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है पहली बार उद्यमियों के लिए योजना।
तो देखिए उद्यमियों के लिए क्या योजनाएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, एससी एसटी और महिला सहित 5 लाख पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। तो ये पहली बार है कि उद्यमियों के लिए योजना शुरू की जा रही है और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा सके। इनको 2 करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला जो है जो इंपॉर्टेंट है उसे ही हम देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम है। किसके लिए? फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए। क्या क्या स्कीम है? आशा है कि इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर और 1.1 लाख करोड़ निर्यात होंगे। ये है श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय है। फुटवेयर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस स्कीम है ये याद रखिएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर ज्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम देखेंगे गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि। तो देखिए वर्तमान में जो है ऋण गारंटी सुरक्षा कितना है? MSE में वर्तमान में 5 है, जिसे संशोधित करके 10 किया गया है और ये करोड़ रुपए में है। 5 करोड़ रुपया था जिसे 10 करोड़ किया गया। स्टार्टअप में 10 करोड़ था जिसे 20 करोड़ किया गया और निर्यातक MSME में 20 करोड़ रुपए तक की सावधि ऋण भी की सुविधा दी गई है, मतलब ये भी व्यवस्था की गई है। तो ये आपको थोड़ा सा हल्का सा इस डेटा को देखना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये एमपी टिक करते चले आप, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये देखिए MSME के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन किया गया है, जिसमें देखिए सूक्ष्म उद्यम जो है ये करोड़ रुपए में है, सभी करोड़ रुपए में बताया जा रहा है। सूक्ष्म उद्यम वर्तमान में निवेश कितना होना चाहिए? 1 करोड़ और संशोधित करके इसको 2.5 करोड़ किया गया है। यहाँ लघु उद्यम के लिए पहले वर्तमान में कितना है? अभी हाल में 10 है, 10 करोड़ रुपए, इससे संशोधित करके 25 करोड़ किया गया है। और मध्यम उद्यम के लिए वर्तमान में 50 करोड़ है, जिसे संशोधित करके 125 करोड़ किया गया है। तो ये तीनों डेटा आप नोट डाउन कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म उद्यम के लिए कितना संशोधित किया गया है, तो 2.5 करोड़ और इस तरह से वर्तमान में कितना है? 1 करोड़। देखिए टर्नओवर की बात है तो टर्नओवर के लिए ये तो खैर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसको देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। तो यही चीज हम चर्चा करते चलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए उसे आप नोट डाउन करते चलें। यहाँ देखिए लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश। तो देखिए सक्षम आंगनबाड़ी 2.0, यहाँ पे देखिए IIT क्षमता में विस्तार, सभी जिले में अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित की जाएगी, इसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है। अगला है कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्पादकता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? एक तो भारतीय भाषा पुस्तक की स्कीम, दूसरी बात यह है जिसमें भारतीय भाषाओं में पुस्तक डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी बात यह है कि कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्पादकता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये याद रखिएगा। अगला जो है अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं। तो देखिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर आपको याद रखना है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे चलिए देखते हैं शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र। तो देखिए ये भी है। अगला है चिकित्सा सुविधा सॉरी आगे चलिए देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। PM स्वनिधि ये भी है। आगे देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जो है प्लेटफॉर्म जो है कामगारों का कल्याण ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा, ये भी व्यवस्था की गई है। आगे चलिए देखते हैं इसमें जो है लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश। तो देखिए सहायता, ये जो है खैर इसे आपको उतना ज्यादा याद नहीं रखना है। हम आगे चलेंगे और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे पर्यटन के लिए राज्यों को 7 साझेदारी के से शीर्ष 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों को विकास किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, राज्य में बताया जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा डेटा आप याद रखें। अगला चलिए देखिए लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश। तो देखिए लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश, तो इसमें PM अनुसंधान अध्यय वृत्ति। तो देखिए अध्येता वृत्ति,
तो यहाँ पे देखिए आईआईटी और आईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्यावृत्ति प्रदान करना, ये सब चीज किया गया है। ये बुनियादी चीजें हैं कुछ। आगे हम देखेंगे निर्यात संवर्धन के लिए क्या किया गया है। तो देखिए निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, जेसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क और एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा। तो इस तरह से है। ये जो है कुछ और जो चीजें हैं इसमें हमको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो नया चीजें दिख रहा है, संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री जो होगा ये 2025 से शुरू की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बाकी आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, उतना ज्यादा याद नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। कर में दो चीजें आई है यहाँ पे, कर सुधार में विनियामक सुधार, प्रत्यक्ष कर में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक मामले का प्रस्ताव है। उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत पर आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क है। तो चलिए देखते हैं इसमें ये जो है जन विश्वास विधेयक 2.0, विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित करना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या किया गया है। तो अप्रत्यक्ष कर के मामले में 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा, एक से अधिक उपकर या अधिभार उद्ग्रहण न करना, ये याद रखेंगे, ये जो है इंपॉर्टेंट है। प्रभावी ड्यूटी डिफेंस रखने के लिए उपयुक्त उपकर। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसे हमें याद रखना है। यहां देखिए 36 जीवन रक्षक दवाइयों औषधियों को छूट प्राप्त सूची, 6 दवाओं को 5% शुल्क सूची, ये जो है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों में छूट प्राप्त में जोड़ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हल्का से इसे देखे रहेंगे, इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे चलिए देखते हैं आपके प्रत्यक्ष कर। तो ये प्रत्यक्ष कर में कुछ कुछ आय वर्ग जो मध्यम वर्ग के हैं उनको कुछ छूट मिल रहा है। तो ये डेटा ये आप देख सकते हैं, इस तरह से डेटा दिया गया है जिसमें 4 से 8 लाख रुपए तक 5% जो चालू था अभी टैक्स, और अभी जो है 12 लाख इनकम वालों तक को कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये अगले साल से फॉलो होगा, ये ध्यान रखिएगा। 12 लाख इनकम जिनका है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये अगले साल से फॉलो होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती। तो देखिए ये 50,000 से दोगुना करके 1 लाख किया गया है। वरिष्ठ जो नागरिक थे उनका 50,000 दोगुना करके 1 लाख किया गया है। और ये आप देख सकते हैं किराए पर टीडीएस के लिए 2.4 लाख वार्षिक सीमा को बढ़ा करके 6 लाख किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कठिनाइयों दूर करने के लिए टीडीएस, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी चलिए अनुपालन बोझ को कम करना, छोटे धर्मांध न्यासों संस्थानों उनकी पंजीकरण की अवधि को बढ़ा करके 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष अनुपालन को कम किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। यहां देखिए रुपया कहां से आता है, ये डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे आयकर से 22% आता है, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे आप। उधारी और अन्य देनदारियों से 24% आता है, गैर प्राप्तियों से 9% है, और गैर ऋणी पूंजीगत से 1% है। जीएसटी से देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आयकर को याद रखना है आपको, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 आता है, ये भी ये भी याद रखना है। जीएसटी से 18%, ये भी याद रखना है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो सकता है, और निगम कर ये 17%। तो ये तीनों चीज आपको इस तरह से याद रखना है, 17, 18, 5 और 22 ये आपके पूछे जा सकते हैं। रुपया कहाँ जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पेंशन भोगी हैं उनको 4% जाता है, और सबसे ज्यादा किसमें जाता है ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा 22% देख रहे हैं, राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्सा 22%, और यहाँ रक्षा में ये आप ध्यान रखेंगे तो 8% है। रक्षा का कितना है 8%। सब्सिडी के लिए पूछ सकता है तो 6%। ये 3 चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं प्राप्तियां कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, चलिए राजस्व प्राप्तियां जो है ये लाख करोड़ में दिया है। तो 2023-24 का डेटा हम देखते हैं, ये कितना है 27.3 करोड़ राजस्व प्राप्तियां, और 24-25 की बात करें तो 31.3 करोड़, और 24-25 की 30.9 करोड़। यहाँ देखिए फिर ये बताया गया ये जो है 34.2 करोड़ राजस्व प्राप्तियां, ये जो है अनुमानित आंकड़े हैं। तो ये यहाँ पे 23-24 का स्पष्ट बताया है कि 27.3 हमको प्राप्तियां हो रहा है राजस्व से, ये याद रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है 27.3। और पूंजीगत प्राप्तियां में देखें
तो यहाँ 23-24 में देखें तो 17.1 प्राप्तियां हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, 27.3 प्राप्तियां पूंजीगत में है और व्यय कितना हो रहा है। देखिए तो व्यय हो रहा है 12.5, मतलब यहाँ पे हम प्लस में है। और राजस्व व्यय यहाँ पे देखिए तो 17.1 तो प्राप्तियां था और 34.9 क्या है, ये खर्च है, मतलब ये व्यय है। तो यहाँ पे देखिए राजस्व व्यय है, ये राजस्व प्राप्तियां था 27, यहाँ पे देखिए ये 27 है। और व्यय जब देखें हम राजस्व व्यय को देखिए तो राजस्व व्यय कितना है, यहाँ पे 34 है, मतलब व्यय ज्यादा हो रहा है 34.9, तो इस तरह से है। और यहाँ पे देखिए 17 था और यहाँ 12 है, तो यहाँ पे व्यय पूंजीगत में थोड़ा सा क्या है, कम है। अब घाटा कितना है, तो ये घाटे को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 23-24 की बात करते हैं, 1.5 दिखा रहा है 23-24 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.4 फिर 1.5 इस तरह से। तो ये जो है क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 1.5 जो है यहाँ घाटे दिख रहा है, तो ये कुछ डेटा है, ग्राफ है। आगे चलिए देखते हैं प्रमुख मदों का व्यय जो है, यहाँ पे आपको देखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो रक्षा जो है, रक्षा में सबसे ज्यादा व्यय किया जाएगा, रक्षा में सबसे ज्यादा व्यय है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,91,732 ये जो है रक्षा का है। उसके बाद ये जो है, ये डेटा नहीं पूछेगा, डेटा याद नहीं रखना है, क्रम याद रखना है। पहले रक्षा में सबसे ज्यादा व्यय, फिर ग्रामीण विकास में, फिर गृह मंत्रालय में, फिर कृषि में, फिर शिक्षा में। तो शिक्षा 5वें नंबर पर है, याद रखेंगे। और स्वास्थ्य फिर उसके नीचे है, फिर शहरी विकास है। ये क्रम आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है किसमें कितना व्यय किया जा रहा है, और ये करोड़ रुपए में है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में किसमें किया जा रहा है, वैज्ञानिक विभाग में सबसे कम जो है क्या किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डेटा है कि व्यय क्या है, किस किस मद पर कितना व्यय है, ये बजट का प्रावधान है। तो इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये क्रम में पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था जितना हमने देखा शुरू में, आप ये जो है बहुत याद रखें, अच्छे तरीके से याद रखें। रक्षा, फिर ग्रामीण विकास, फिर गृह मंत्रालय, फिर कृषि संबंध और कार्यकलाप है, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो इस तरह से क्रम पूछ सकता है, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य है, ऐसे याद रखेंगे आप। उसके बाद शहरी विकास है, उसके बाद ऊर्जा है, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के बाद, फिर वाणिज्य, समाज कल्याण आखिरी में है लगभग, और सबसे लास्ट में वैज्ञानिक विभाग। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे कम किस में है, वैज्ञानिक विभाग में व्यय दिखा रहा है, और सबसे ज्यादा किस में है, तो आपके रक्षा में दिखा रहा है। तो ये दो फैक्टर भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही, और कोई चीज आपको स्पष्ट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया हूँ, टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर ले, वहां आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। तो ये जो है आज का जो है बजट जो सेशन जो वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है, ये हमारे इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के लिए। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आज इस वीडियो से।